हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हमारा लेक्चर ऑर्डर राइटिंग का शुरू हो रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर राइटिंग अब अपकमिंग लेक्चर्स में भी मैं आपको दूंगी, ताकि आपको पता रहे कि कल को ऑर्डर पूछा जाए एग्ज़ाम में तो आपको उसका कंटेंट पता हो, आपको उसकी लैंग्वेज कैसे लिखनी है वो पता हो, प्लस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो ऑर्डर राइटिंग का। और ये हमेशा याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब ऑर्डर राइटिंग अगर क्वेश्चन में पूछी जाए तो मैक्सिमम 2 पेज से ज़्यादा का ना लिखे। ज़्यादा है अगर एक्सीड ही करना है तो 3 पेज, नॉट मोर देन दैट। 3 भी मैं ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि कल को अगर आप 3 पेजेस लिखेंगे तो एग्जामिनर उस चीज़ के मार्क्स आपके कंसिडर नहीं करेगा, आपको मार्क्स अच्छे नहीं मिलेंगे, क्योंकि ऑर्डर राइटिंग हमेशा शॉर्ट एंड प्रिसाइज फॉर्म में लिखना चाहिए। एग्जामिनर कभी भी इतना टाइम नहीं देगा ऑर्डर राइटिंग में। और जब अगर जजमेंट की बात हो तो हमें पता ही है कि जजमेंट 7 to 8 पेज मैक्सिमम लेने ही चाहिए। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बना के बिठा के रखे कि हाँ, अगर ऑर्डर राइटिंग आए तो मुझे मैक्स टू मैक्स 2 या 3 पेज से ज़्यादा का नहीं लिखना है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं लेक्चर। सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा कि ऑर्डर होता क्या है। तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसके प्रोविजंस देखने होंगे। तो हमें पता है कि ऑर्डर डिफाइंड है सेक्शन 2 ऑफ सब क्लॉज 14 में। व्हाट इट सेज दैट एनी फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ अ सिविल कोर्ट डिसीजन विच इज नॉट अ डिग्री। इसी लैंग्वेज से ही क्लियर हो जाता है कि यस, ऑर्डर एंड जजमेंट डिफर विद ईच अदर। कैसे? क्योंकि ऑर्डर्स की स्टेज में डिग्री कभी इन्वॉल्व नहीं होगी, यानी जजमेंट कभी इन्वॉल्व नहीं होता है। यानी इससे ही पता चल जाता है कि ऑर्डर्स अलग पास होते हैं और जजमेंट अलग पास होता है। फर्दर अगर हम इसकी हायरकी की बात करें तो हायरकी कहती है कि इट कैन बी ईदर अपीलेबल इन नेचर और नॉन अपीलेबल इन नेचर। अपीलेबल की बात करें तो सेक्शन 104 एंड ऑर्डर 43 आता है, क्योंकि उन्हीं केसेस में अपीलेबल ऑर्डर्स कैन बी पास। और नॉन अपीलेबल के केसेस में अपील लाई नहीं करती बट रिवीजन लाइज। और रिवीजन कहाँ पे कवर्ड है? सेक्शन 115 ऑफ सीपीसी। अब आपने ये देखा होगा, मैंने एक नोट लिखा है, जजमेंट इन सिविल मिसलेनियस आर समटाइम ऑल्सो कॉल्ड ऑर्डर्स। बाय सो इसलिए क्योंकि जब हम ऑर्डर लिखते हैं तो कोर्ट का नाम सबसे पहले आता है, फिर प्रिसाइडिंग ऑफिसर का नाम, फिर तीसरी चीज़ आती है सिविल सूट नंबर। तो यहाँ पे हम सिविल सूट नंबर नहीं लिखते हैं, क्योंकि जजमेंट में तो हम लिखते थे, बट यहाँ हम क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि ये सिविल मिसलेनियस मैटर्स का आता है। तो इसे कैसे रिप्लेस किया जाता है? यहाँ पे लिखा जाता है सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर डैश डैश डैश, इस तरह से। सो अब क्लियर हुआ आपको कि ऑर्डर्स इनमें भी पास किए जाते हैं। तो कल को अगर आपको कोई ऑर्डर शीट मिल जाए जिसमें अलग से आपको है ना लिखा हुआ हो सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ऑर्डर है, ये जजमेंट नहीं है। दोनों का रूप एक होता है, पर उन्हें डिफ्रेंशिएट करना पड़ता है बाय देयर कीवर्ड्स, और ये एक एसेंशियल कीवर्ड का पार्ट है। चलिए आगे देखते हैं। नाउ वी विल सी द डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डर एंड डिग्री। तो पहला डिफरेंस ये है, जो डिग्री है वो हमेशा स्टार्ट होती है ब्लेंड प्रेजेंटेशन के, जबकि इन द केस ऑफ ऑर्डर इट कैन बी ईदर स्टार्टेड बाय अ पिटीशन और एन एप्लीकेशन। दूसरा, हमें पता है डिग्री में हमेशा फाइनल डिटर्मिनेशन होता है राइट्स ऑफ पार्टीज का, जबकि ऑर्डर में ऐसा नहीं होता है। ऑर्डर में इट माइट और माइट नॉट टेक प्लेस। इन केस ऑफ ऑर्डर, प्रिलिमिनरी ऑर्डर या फाइनल ऑर्डर कभी पास नहीं होते हैं, बट इन केस ऑफ डिग्री एक प्रिलिमिनरी और फाइनल डिग्री हमारे कैटेगराइज्ड है। एक सूट में हमेशा एक ही डिग्री पास होती है, जबकि एक सूट में या प्रोसीडिंग में सेवरल ऑर्डर्स पास हो सकते हैं। ऑर्डर्स कभी भी अपीलेबल नहीं होते हैं सारे, जैसे कि डिग्री सारी अपीलेबल होती है, हर ऑर्डर नहीं होता है। सिर्फ ऑर्डर 43 और सेक्शन 104 में जो ऑर्डर्स दे रखे हैं वही अपीलेबल इन नेचर के हैं,
और लास्टली डिग्री जो है उसमें फर्स्ट एंड सेकंड अपील लाई करते हैं, जबकि ऑर्डर्स में ऐसा नहीं होता है. सो स्टूडेंट्स, ये ऑर्डर और डिग्री के डिफरेंसेस बताना इसलिए ज़रूरी था सो दैट कल को जब हम फर्दर ऑर्डर की स्टेज देखें तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट वाइज ऑर्डर और डिग्री कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं एक सिविल सूट में. तो ये तो हमें पता चल चुका है कि जो ऑर्डर है वो सेवरल पास हो सकते हैं एक ही सिविल सूट में, जबकि डिग्री एक ही होती है. तो जब हम ऑर्डर राइटिंग लेते हैं तो उसमें पिटीशन, मेन पिटीशन में भी ऑर्डर पास होता है, और कोई एप्लीकेशन अगर मूव की गई हो पार्टीज़ के थ्रू तो उस पर भी ऑर्डर पास हो सकता है. सो हमें ये क्लियर हो गया है. और ऑर्डर में कभी भी फाइनल डिटर्मिनेशन नहीं होता है. राइट्स एंड मैटर इन कंट्रोवर्सी जो होता है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. तो इससे ये भी क्लियर हो गया. लास्टली हमें ये भी पता चल गया कि इसकी कोई अलग हायरार्की नहीं होती, कोई प्रिलिमिनरी ऑर्डर नहीं होता है, कोई फर्स्ट अपील और सेकंड अपील के बेसिस पे ऑर्डर पास नहीं होते हैं. अपीलेबल ऑर्डर्स का भी हमें पता है कि जो सेक्शन 104 और ऑर्डर 43 में दे रखे हैं वो है. सो अल्टीमेटली ये बताने का सिर्फ यही रीज़न था ऑर्डर और डिग्री का, कि इससे हमें जब हम ऑर्डर राइटिंग लिखें तो हमें पता होगा कि अब हमें लिखना क्या है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. नाउ वी विल सी द फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर राइटिंग. व्हाट इट सेज, सबसे पहले जो फॉर्मेट है उसके हिसाब से हमेशा टाइटल जो है नेम ऑफ द कोर्ट से स्टार्ट होता है. देन द प्रिसाइडिंग ऑफिसर. आपने यहाँ देखा होगा मैंने सिविल सूट नंबर स्लैश करके सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन लिखा है. रीज़न बिहाइंड इज, जैसे कि मैंने आपको ऑर्डर और डिग्री में डिफरेंस बताया था, ऑर्डर में पिटीशन पे भी ऑर्डर पास होता है और एप्लीकेशन में भी पास होता है. सो अगर पिटीशन पे आ रहा है तो सिविल सूट नंबर लिखा जाएगा, और अगर एप्लीकेशन में आ रहा है तो सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन लिखा जाएगा. देन केस का टाइटल आएगा एक्स वर्सेस वाई. एक्स अगर सिविल सूट नंबर में है तो ही विल बी द प्लेंटिफ and Y will be the defendant. In case of civil miscellaneous application, X will be the applicant and Y will be the non-applicant. Then counsel's name. इतना फॉर्मेट हमारा जजमेंट में भी होता है, बट कीवर्ड्स थोड़े से चेंज हो रहे हैं. देन वी विल सी ऑर्डर. ऑर्डर बीच में लिखा जाएगा, उसकी डेट लिखी जाएगी. देन जो फर्स्ट पैरा होता है या पॉइंट होगा ऑर्डर का, इट विल डील विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ऑर्डर. उसके बाद हम ब्रीफ फैक्ट्स बताएंगे पार्टीज़ के, उसके बेसिस पे पॉइंट्स इन्वॉल्व फॉर डिसीजंस होंगे. माइंडेड स्टूडेंट्स, यहाँ पे जजमेंट की तरह फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज नहीं होती है. यहाँ पे डिस्प्यूटेड पॉइंट्स जो कि हम डिसीजन में इन्वॉल्व करना चाहते हैं सिर्फ उनको लिखेंगे यहाँ. एंड आफ्टर देन फाइंडिंग्स देयर ऑन, एंड लास्टली रीजंस टुगेदर विथ फाइनल ऑर्डर. इन बेसिस पे ऑर्डर लिखा जाता है. एंड देन जज का नाम एंड साइन एंड सील. ये होता है हमारा फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर राइटिंग. सो दिस इज़ द डिफरेंस. अब आप देखें कि जजमेंट में और ऑर्डर में ये डिफरेंस लाया करता है. अब हम इसकी लैंग्वेज को देखने के लिए एक सैम्पल फॉर्मेट देखते हैं. नाउ वी विल सी द सैम्पल फॉर्मेट ऑफ ऑर्डर बेस्ड ऑन टेम्परेरी इंजंक्शन. तो जैसे कि आप देख सकते हैं जो जजमेंट राइटिंग का फॉर्मेट है ये एज इट इज़ वैसा ही है, बट इसमें कुछ चेंजेस है. सिविल सूट नंबर की जगह यहाँ पे सिविल मिसलेनियस एप्लीकेशन नंबर लिया गया है, और प्लेंटिफ वर्सेस डिफेंडेंट की बजाय एप्लीकेंट वर्सेस नॉन एप्लीकेंट्स लिया है. बाकी जो फॉर्मेट यूज़ होता है जजमेंट राइटिंग में ये वही है. चलिए अब ऑर्डर राइटिंग का पॉइंट 1 समझते हैं. सो ऑर्डर राइटिंग का पॉइंट 1 सब्जेक्ट मैटर से डील करता है प्लस फैक्ट ऑफ एप्लीकेंट. तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट मैटर है वो हमें पता है ऑर्डर 39 का है. फिर फैक्ट्स जो है उसमें उसने ये मेंशन किया कि एक लैंड है जिसमें वो अनाज बो रहा था, उस अनाज को बोने के लिए मना किया गया, प्लस उसे थ्रेटन किया गया कि वो डिस्पोसेस कर दिया जाएगा नॉन एप्लीकेंट्स के थ्रू. तो यहाँ पे अल्टीमेटली वो एक प्रेयर लेके आया कि उसे टेम्परेरी इंजंक्शन दिया जाए और कोई इंटरफेरेंस ना हो
उसके पोजेशन में प्लस कल्टीवेशन में, जब तक कि ये सूट का डिस्पोजल ना हो जाए। अब फर्दर पॉइंट 2 कहता है नॉन एप्लीकेंट्स के फैक्ट्स। सो पॉइंट 2 के फर्स्ट 2 लाइन ये कहती है कि नॉन एप्लीकेंट्स ने डिनाइल किया ओनरशिप और पोजेशन उस सेट लैंड पे जिस पे वो टेम्परेरी इंजंक्शन मांग रहा है। अब आगे देखते हैं। सो फर्दर जो नॉन एप्लीकेंट्स हैं उन्होंने ये एलिज किया कि जो एप्लीकेंट है जो वो अनाज बो रहा है वो बिना किसी राइट के बो रहा है, अनलॉफुली बो रहा है, और उन्होंने ये प्लीड किया कि इस एप्लीकेशन को डिसमिस किया जाए। थर्ड पॉइंट जो है वो एप्लीकेंट के सपोर्ट में उसका खुद का एफिडेविट जो उसने फाइल किया, अडॉप्शन डीड और जमाबंदी डिस्प्यूटेड लैंड की उसने फाइल की। और नॉन एप्लीकेंट्स ने क्या किया, नॉन एप्लीकेंट्स ने अपना एफिडेविट फाइल किया, जो एलिगेशंस जो उन्होंने दिए थे उनके बेसिस पे एक अपना एफिडेविट पेश किया। पॉइंट 4 क्या कहता है, पॉइंट 4 कहता है कोर्ट की वो स्टेज जहाँ पे हेयरिंग दोनों साइड की कंप्लीट हो चुकी है और अब मटेरियल ऑन रिकॉर्ड जो है कोर्ट को कंसिडर करना है। तो यहाँ पे कोर्ट यहाँ पे फ्रेमिंग नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोर्ट ये डिसाइड कर रहा है कि क्या वेदर एप्लीकेंट इज एंटाइटल टू टेम्परेरी इंजंक्शन प्रेड फॉर। यहाँ पे पर्टिकुलरली इसी पे कोर्ट डिसीजन लेता है। अब इसके लिए कोर्ट ने पॉइंट 5 में एक सेटल पोजीशन ऑफ लॉ की डिस्कस करी कि अगर टेम्परेरी इंजंक्शंस लेना होता है तो एप्लीकेंट को 3 चीज़ें स्टैब्लिश करना ज़रूरी है अपने फेवर में, जो कि हर टेम्परेरी इंजंक्शन केस में लागू होती है। पहला प्राइमा फेसी केस, सेकंड बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस एंड थर्ड इर्रेपेबल लॉस। So first factor of temporary injunctions deal with prima facie case। तो उसके बेसिस पे हम ये देखते हैं कि एप्लीकेंट के जो एलिगेशन है क्या वो डिस्प्यूटेड लैंड का, क्या वो उसके फेवर में जाता है, प्राइमा फेसी केस है कि जहाँ पे टीआई ग्रांट करनी चाहिए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने एक प्राइमा फेसी केस के ऊपर एक सेटल लॉ ऑफ एप्लीकेशन डिस्कस किया है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, प्लस उसके बेसिस पे मैंने एक प्रिजम्पशन ऑफ लॉ लिया है, और लास्ट में मैंने ये डिस्कस करते हुए क्लियर फाइंडिंग दी है कि यहाँ पे देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस इन फेवर ऑफ द एप्लीकेंट। सो प्लीज़ पॉज इट और आप इसको पूरा पढ़ के फिर नेक्स्ट फैक्टर पे स्विच करिएगा। Now same in the case of balance of convenience and irreparable loss, मैंने एक एप्लीकेंट के फेवर में स्ट्रॉन्ग प्राइमा फेसी केस स्टैब्लिश होते ही बैलेंस ऑफ कन्वीनियंस भी उसी के फेवर में मेंटेन किया है। दूसरा इर्रेपेबल लॉस के केस में भी मैंने यही किया कि मेरा मानना ये है कि नॉन एप्लीकेंट्स मैलिफाइड थे, दे हैड परफॉर्म मैलिफाइड इंटेंशन ऑन देयर पार्ट एंड उनके पास कोई क्लेम नहीं था ओनरशिप का, प्लस कोई पोजेशन नहीं था, एंड दे वर पुटिंग एलिगेशंस विदाउट एनी बेस व्हाटसोएवर। सो दिस इज माय लैंग्वेज फॉर these 3 factors of temporary injunction. Now we will see the concluding area of order writing. As you can see here students, point 6 हमारा conclusion है final जो order का निकल के आया है, जिसमें लैंग्वेज के हिसाब से अगर देखें तो लैंग्वेज क्या बनी, लैंग्वेज ये है एप्लीकेंट डिजर्व टू गेट द इंजंक्शन प्रेड फॉर, हेंस द नॉन एप्लीकेंट्स are prohibited by temporary injunction to illegally dispossess the applicant from the disputed land and to interfere with the possession and crop of the applicant thereon until the hearing of the suit or until further order of this court। So ये जो लाइन है अगर आप देखें लास्ट की जो लाइन है until the hearing of this suit or until further order of this court से क्लियर हो जाता है कि दिस इज ऑर्डर।
यहाँ पे हमारा फाइनल डिस्पोजल नहीं हुआ है. वी हैड नॉट फाइनली डिटरमिन्ड द राइट्स ऑफ द पार्टीज, or we have not decided the matter in controversy. It was just a interim relief passed in favor of applicant. इस तरह से तो यहाँ से अब आपको क्लियर हुआ कि हम ऑर्डर क्यों देते हैं और ऑर्डर की स्टेज में क्या इंक्लूड होता है. सो दिस इज अ पार्ट ऑफ ऑर्डर राइटिंग लैंग्वेज. अकॉर्डिंगली इसी बेसिस पे मैंने क्या लिखा, एप्लीकेशन इज डिस्पोज्ड ऑफ, और लास्ट में नेम ऑफ द जज और उसका कैडर का नाम जो मैंने यहाँ लिखा है. यहाँ पे हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती कि जजमेंट इज प्रोनाउंस इन ओपन कोर्ट. नहीं, ये एक रेगुलर प्रोसीडिंग का पार्ट है. सेवरल ऑर्डर्स पास होते हैं तो उसमें ऐसी कोई मैंडेटरी प्रोविजंस नहीं है सीपीसी में जिसमें आप ऑर्डर जब पास करो तो ओपन कोर्ट में होना चाहिए या फिर डिक्री ड्रॉन होगी. दैट इज नॉट एट ऑल डू इन द केस ऑफ ऑर्डर राइटिंग. सो नाउ यू गेट इट स्टूडेंट्स, ऑर्डर राइटिंग क्यों इतनी शॉर्ट एंड प्रिसाइज होनी चाहिए इसी बेसिस पे. सो आई विल डिस्कस मोर ऑर्डर फॉर्मेट्स इन माय अपकमिंग लेक्चर्स. तब तक के लिए थैंक यू फॉर योर टाइम स्टूडेंट्स, एंड टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.